गणित में मॉक टेस्ट इस रविवार 10 बजे। मैंने अपने सन के अंत में अपनी कक्षा में घोषणा की। 2 दर्जन से ज्यादा छात्र कराना शुरू कर दिया। मैंने उनके निष्क्रिय विरोध को अनदेखा किया और कक्षा से बाहर निकल आया। गलियारे में मैंने अपना फोन चेक किया। रघु की 2 मिस्ड कॉल थी। उसने मुझे एक मैसेज भी भेजा था, जल्द ही दिल्ली से निकल रहा हूँ, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, चंदन अरोड़ा के गुटखे की गंध मुझ तक पहुंची। काम के दौरान फोन चेक ना करें, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, चंदन ने मेरे पीछे से कहा। माफ कीजिए सर, मैंने कहा और मन ही मन अपने फोन को उनके गंजे सर पर पटकने की कल्पना की। आने के लिए धन्यवाद, रघु ने कहा। कोई बात नहीं, तुम मिलना क्यों चाहते थे? मैंने कहा। हम हौज खास में सोशल में आए थे और हौज खास झील के सामने एक टेबल पर बैठे थे। उसने काले रंग का स्वेटर पहना था जो उसके मोटे चश्मे के फ्रेम से मेल खाता था। उसके बाएं हाथ पर प्लास्टर था। उसके दाहिने हाथ में आईफोन एक्स था। यह 3 महीने पहले ही रिलीज हुआ था और इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। रघु ने कहा, मैं समझना चाहता हूं कि हुआ क्या था। मैंने तुम्हें अंतिम संस्कार के समय घटनाओं का सब बता दिया था। रघु ने मेरी ओर अविश्वास से देखा। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता है केशव, तुमने मुझे पहले भी बहुत परेशान किया है और मेरा अपमान किया है। तो तुम्हें क्या चाहिए? माफी? मैंने कहा। वेटर हमारे लिए 2 कप मसाला चाय लेकर आया। सर्वर के जाने के बाद रघु ने जवाब दिया, नहीं, अब माफी मांगने से क्या होगा। उसने चाय की चुस्की ली और आगे बोला, मुझे अपमान की परवाह नहीं है। मैं कोई झगड़ालू आदमी नहीं हूं। मैं तुम्हें हमेशा यही चाहता था कि तुम जारा को अकेला छोड़ दो। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उससे उबर नहीं पाया। हाँ ठीक है, माफ करना। क्या अब मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा। केशव, बैठ जाओ प्लीज। मैंने कहा था कि मुझे माफी नहीं चाहिए। रघु ने कहा। करना तुम क्या चाहते हो रघु? मैंने पीछे बैठते हुए कहा। और जारा ही थी जो इस बार वापस आना चाहती थी। शांत हो जाओ प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इतनी अकारात्मक आवाज से बात करते हो, रघु ने कहा। क्योंकि तुम एक डरपोक फद्दू हो, मैं कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। पहले पहली चीज जो मैं चाहता हूँ वह यह है, रघु ने अपनी कास्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बंद होना चाहिए। मैं कोई हिंसक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बस जारा के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहता था। अरे, मैंने कहा, क्या तुम यह कह रहे हो कि मैं इन सब के पीछे हूँ? मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा है? कोई आरोप नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ। मेरे माता पिता भी नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूँ। कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे या मेरे परिवार को चोट ना पहुंचाए। मेरे पिता और माँ वास्तव में डरे हुए हैं। मैंने कहा, पर मैंने कुछ नहीं किया रघु, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुमने कुछ किया। अगर तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है, प्लीज रुको। मैं शांति चाहता हूं। रघु, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा है और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है, लेकिन मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? जारा और तुमने 3 साल से ज्यादा डेट किया है। क्या मैंने कुछ किया है अभी तक? मैं उस फद्दू को मार डालूंगा। तुमने एक बार जारा से कहा था। मैंने यह बात गुस्से में कही थी, नशे में। प्लीज रघु, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी उन्होंने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। वह चुप हो गया। वह अभी भी आश्वस्त नहीं दिख रहा था। रघु, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यह मैं समझता हूँ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, न जारा को न तुम्हें, ठीक है? मैंने कहा। उसने एक क्षण के लिए सिर हिलाया और मेज की ओर देखते हुए विचारों में खो गया। फिर वह धीरे से बोला, इतने धीरे कि मुझे उसे सुनने के लिए अपने कान जोर से दबाने पड़े। वह मेरी दुनिया थी, मेरे जीवन का चमत्कार। मैंने सोचा, मैं खुद भी उसे यह बात बता सकता था, लेकिन वह अभी भी अपनी धीमी आवाज में बोल रहा था। मेरे पास सिलिकॉन वैली से एक नया निवेशक था। मैं हमेशा से वहां जाना चाहता था, लेकिन जारा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह अपनी पीएचडी बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। वह वापस जाकर कश्मीर में पढ़ना चाहती थी, है ना? मैंने कहा।
हमारे दिनों में वह मुझसे यही कहा करती थी। हाँ, लेकिन मैंने आखिरकार उसे मना लिया और हमने कुछ साल अमेरिका बिताने और फिर बाद में कश्मीर में कुछ करने का फैसला किया। उसे कुछ महीनों में पीएचडी मिलनी थी और हमें सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैंने माउंटेन व्यू में अपार्टमेंट भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे, लेकिन अब उसकी आवाज घुट गई और उसने अपना चेहरा अपने हथेलियों में छिपा लिया। उसके कराहने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे लोग हमें उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगे। वह बिना किसी संकोच के रो पड़ा। अपहरणकर्ता समझे जाने के डर से मैंने अपने हाथ में टिश्यू रख दिया। अपहरणकर्ता समझे समझे जाने के डर से मैंने उसके हाथ में टिश्यू रख दिया। धन्यवाद, उसने पेपर नैपकिन से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? मेरी आंखों में देखो और बात करो रघु। मैं जानता हूँ, उन्होंने अंततः नजरें मिलाते हुए कहा। अच्छा, मैंने कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अब और नहीं। माफ करना, मेरे माता पिता घबराए हुए हैं। उन्होंने 24 घंटे सुरक्षाकर्मी रखे हैं। जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो वे घबरा जाते हैं। हम सब बहुत डरे हुए हैं। मैं कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है, सिवाय, मैंने रुक कर कहा, सिवाय किस बात के? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस प्रकार की मदद? जारा की हत्या किसने की, इसका पता लगाने में मैं पुलिस की मदद कर रहा हूँ। तुम? क्या पुलिस ने नहीं कहा कि यह काम चौकीदार ने किया है? हो सकता है कि उसने ऐसा न किया हो। वास्तव में मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने यह लक्ष्मण है कहा था। अब तो तुम्हें आश्चर्य हुआ? हाँ, मैं उस चौकीदार से मिला हूँ। उसकी शक्ल कातिल जैसी नहीं है, लेकिन पुलिस ने टीवी पर ऐसा कहा। पुलिस कभी कभी मीडिया को मुंह बंद करने के लिए कुछ भी कह देती है या कुछ भी कर देती है। तो जारा को किसने मारा? मैं भी जानना चाहता हूँ। यही तो मुझे पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ इस पर काम करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इन सब से पूरी तरह दूर हो जाऊं, लेकिन चलो ऐसा करते हैं। नहीं रघु, मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता, मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा। मैं सिर्फ तुमसे मदद चाहता हूँ। तुम उसे और उसकी दुनिया को अच्छी तरह जानते थे। रघु ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपना चेहरा मजबूत बनाए रखा। उसने आह भरी। जो भी तुम्हें चाहिए, उसने कहा। ठीक है, मैंने कहा। मैंने अपनी नोटबुक निकाली। मेरे कुछ सवाल हैं। पूछो। सबसे पहले, जब तुमने सुना कि चौकीदार ने ऐसा किया तो तुम्हें हैरानी क्यों हुई? ऐसा लगता है कि यह असंभव है। जरूर, जारा ने लक्ष्मण के बारे में शिकायत की थी। हालांकि उसके बाद उसने कई बार उसे दया की भीख भी मांगी थी। एक बार तो मेरे सामने भी, जब मैं जारा से मिलने कैंपस में गया था। तो जारा ने क्या किया? वह नरम पड़ गई। उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली, बल्कि मामले की जांच में देरी की। उसने उसे अपनी छोटी बेटी के बारे में बताया था और बताया था कि वह अपने परिवार में कमाने वाला अकेला सदस्य है। क्या कोई और बात है जिसे तुम्हें लगे कि यह वह नहीं है? जो लोग मुझे पीटने आए थे, उनके बारे में क्या? लक्ष्मण की तरह वे गांव के नहीं लग रहे थे। उनके पहनावे और बोलने के तरीके से लग रहा था कि वे शहर के रहने वाले हैं। मैंने यह बात पुलिस को बताई। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने अपनी नोटबुक से नजर उठाई। उस दिन तुम्हारे साथ वास्तव में हुआ क्या था? मैंने काम देर से खत्म किया, अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला। जब मैं अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था तो 4 लोग आए और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वे मेरा फोन और वैलेट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वे मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे। जब कितनी देर तक? जब तक गोपाल, मेरा ड्राइवर, कार लेकर नहीं आ गया। उन्होंने कार पर पत्थर फेंके, खिड़कियां तोड़ दी, फिर वे भाग गए। गोपाल बाहर निकला और मुझे खून से लथपथ सड़क पर पड़ा पाया और वह तुम्हें अस्पताल ले गया। वह मुझे पहले घर ले गया। मेरे माता पिता मुझे अपोलो हॉस्पिटल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर है और मुझे चोट लगी है। उन्होंने मुझे निगरानी में रखने के लिए भर्ती कर लिया। तुमने जारा को इसके बारे में बताया? बेशक, मैंने उसे कार में ही मैसेज कर दिया था। वह हैदराबाद आना चाहती थी, लेकिन उस भयानक सक्सेना ने उसे जाने नहीं दिया। प्रोफेसर सक्सेना? उनके मार्गदर्शक? हाँ,
उसने कहा कि उसके पास एक पेपर की डेडलाइन है और उसे उसकी मदद चाहिए, वह नहीं जा सकती थी। क्या उसने विरोध नहीं किया? जारा को जानते हुए भी वह मेरी बात नहीं सुनती। हाँ, वह वैसे भी आना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। उसकी अंतिम थीसिस स्वीकृति 3 महीने बाद थी। इस समय सक्सेना को क्यों परेशान किया? एक वेटर हमारे ऊपर मंडराता रहा। उसे उम्मीद थी कि हम चाय के अलावा कुछ और भी ऑर्डर करेंगे। एक अंडा भुर्जी और पाव, मैंने कहा। और तुम्हारे लिए रघु? तुम्हारे पास शाकाहारी में क्या है? कुछ हल्का? उसने वेटर से पूछा। उसने शाकाहारी क्लब सैंडविच पर समझौता किया, जो अब तक का सबसे उबाऊ व्यंजन है। क्या आप अस्पताल में ज़ारा के संपर्क में थे? हमेशा। अगर आप बुरा ना माने तो वे किस बारे में बातें कर रही थी? नॉर्मल बातें। उसने मेरी सेहत का हालचाल पूछा। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी याद आ रही है। हमने अपनी शादी की योजना के बारे में बात की। क्या ये सब चैट पर ही हुआ था? कुछ व्हाट्सएप चैट, कुछ कॉल। क्या तुम मेरा फोन देखना चाहोगे? उसने अपना आईफोन मेरी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। क्या उसने खतरे के बारे में कुछ कहा? नहीं, वह किसी से नाराज थी, केवल सक्सेना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने उसके बारे में क्या कहा। उसने कहा और अपने व्हाट्सएप चैट को स्क्रॉल किया। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उससे बस नफरत करती हूँ। रघु ने अपना रघु ने फोन पर पढ़ा और मेरी तरफ देखा। और कुछ? आप खुद ही देख लीजिए, उसने फोन मुझे थमाते हुए कहा। फोन लेने से पहले मैं एक पल के लिए झिझका। मैंने जारा के साथ उसकी चैट देखी। मैंने उस दिन तक स्क्रॉल किया जिस दिन रघु पर हमला हुआ था। उसने जारा को अपने हाथ से खून बहता हुआ एक फोटो भी भेजा था। उसने सदमे में आकर उसे फोन किया था। मैंने चैट देखी जिसमें वे चर्चा कर रहे थे कि यह किसने किया होगा, लेकिन मैं यह पता नहीं लगा सका कि यह किसने किया होगा। बाहर अगले दिन चैट में अगले दिन चैट में मेरा बच्चा कैसा है और बेबी तुम्हें याद करते हैं, जैसे बहुत सी बातें। उसने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी एक सेल्फी भेजी थी। उसने जवाब में किस और प्यार भी भेजा था और जल्द से जल्द हैदराबाद आने का वादा किया था। अगले दिन जारा ने रघु को एक संदेश भेजा जिसमें प्रोफेसर सक्सेना को गधा कहा गया था। रघु ने जवाब दिया था, उसे नाराज मत करो, सिर्फ 12 हफ्ते और फिर तुम्हें उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। जारा के जन्मदिन में से एक रात पहले रघु ने अपनी बाह के प्लास्टर पर एक संदेश के साथ एक सेल्फी भेजी थी। तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे दूर होने का दर्द मेरे द्वारा महसूस किए जाने वाले किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा अधिक है। जारा ने जवाब दिया था, काश मैं तुम्हारे साथ वहां होती। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आप कभी नहीं सोचते कि वे किसी और के साथ अंतरंग हो सकते हैं। मैं चाहता था कि मुझे ये सब ना देखना पड़े। मैंने शांत रहने के लिए गहरी सांस ली। मैंने आगे स्क्रॉल किया। रघु ने ठीक आधी रात को संदेश भेजा था। आधी रात हो गई है। अस्पताल में इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है, लेकिन जन्मदिन मुबारक हो बेबी। तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। काश मैं तुम्हारे साथ होती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यस, आई लव यू टू, जारा ने जवाब दिया। रघु ने गले लगाने और किस वाली इमोजी के साथ जवाब दिया था। कुछ घंटों बाद रघु ने एक और संदेश भेजा। हैप्पी बर्थडे बेबी, गुड मॉर्निंग। आधे घंटे बाद उसने एक और संदेश भेजा। बर्थडे गर्ल, कैसी हो? अभी भी सो रही हो? तुमने तुम्हें 2 बार कॉल किया। हालांकि इन आखिरी 2 संदेशों में रघु के फोन पर 2 ब्लू टिक नहीं थे। बेशक शायद अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया था। मैंने उसका फोन उसे लौटा दिया। मैंने कहा, मुझे माफ करो। उसने सहमति से सिर हिलाया। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं रघु और जारा के रोमांस के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था। मैंने विषय बदलने का फैसला किया। क्या जारा को सक्सेना के अलावा कोई और पसंद नहीं था? मैंने पूछा। तुम जारा को जानते थे? कितना पॉजिटिव इंसान थी वो। हर किसी में अच्छाई देखती थी, इसलिए मैं उसके साथ था। दोस्त, मैं उसे बताना चाहता था। कोई नहीं, बस सक्सेना। वह सक्सेना से नफरत करती थी। मैं भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उसे छुट्टी नहीं दी।
उसने जानबूझकर उसकी थीसिस को 1 साल से ज्यादा के लिए टाल दिया था। और मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ कि उसने उसे उस पर डोरे भी डाले थे। क्या? डोरे डाले? उसने उसे प्रस्ताव रखा कि उसकी थीसिस को जल्दी से जल्दी मंजूरी दे दी जाएगी। डीन सक्सेना, सचमुच? मैंने कहा। वह लगभग 45 साल के हैं। हाँ, 48 साल के। जारा ने कई सालों तक उनका साथ दिया। वह इसलिए उनके साथ रही क्योंकि उन्होंने उसकी अंतिम पीएचडी थीसिस की स्वीकृति को नियंत्रित किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। प्रोफेसर सक्सेना ने हमें कॉलेज में पढ़ाया था, याद है? वे बहुत काम के शौकीन थे। जब लोगों के पास किसी पर अधिकार होता है तो उनका एक अलग पक्ष सामने आता है। यह चौंकाने वाला है। जारा ने कभी इसकी रिपोर्ट नहीं की? पीएचडी गाइड लेना आसान नहीं है। सालों की मेहनत को बर्बाद करना, शायद अपना करियर छोड़ देना। एक बार उसने मुझे हताश होकर ईमेल भेजा था। ईमेल? हाँ, 1 साल पहले। रुको। वह कुछ सेकंड तक अपने फोन से जूझता रहा। अपना ईमेल चेक करो, रघु ने कहा। मैंने जारा द्वारा रघु को लिखा गया ईमेल पढ़ा। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बीमार, क्या कमीना इंसान है, मैंने कहा। रघु ने कहा, उस समय मुझे भी ऐसा लगा था। अगर जारा का कैरियर खतरे में नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी शिकायत करता। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहोगे? हाँ, तुम सिकंदर के बारे में जानते हो, है ना? जारा का सौतेला भाई। उसे अंतिम संस्कार में देखा था। हाँ, वह कश्मीर में संदिग्ध लोगों के साथ घूमता है। जरा जरा हमेशा उसे एक अच्छी नौकरी करने के लिए कहती थी। कौन से संदिग्ध लोग? वह मुझे कुछ नहीं बताती थी। तुम्हें पता है वह कैसी थी। तुम्हें उसे कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, खास तौर पर उसके पारिवारिक मामले। वह हमेशा कहती थी कि यह सीमा से बाहर है। तो तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे कई बार फोन पर सिकंदर को डांटते हुए सुना, सही रास्ता अपनाने के बारे में कुछ। वह मेरे सामने उससे बात करने या मिलने से कतराती थी। ठीक है, थैंक यू, मैंने कहा। और कुछ? मैंने सिर हिलाया और रघु जाने के लिए खड़ा हो गया। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? हो सकता है, कृपया मुझे अपडेट करते रहो, मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। और अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, रघु ने कहा। वेटर बिल लेकर आया और रघु ने अपने काले सेंचुरियन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से बिल चुका दिया। क्या तुम कुछ और लोगे, सर? रघु के जाने के बाद वेटर ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, 3 बड़े विस्की। मैं अकेला बैठा शराब पी रहा था। मेरे साथ सिर्फ जारा की यादें थी।